सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 दिसंबर को। आप जानते हो हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन HIV से संक्रमित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और इस बीमारी से जान गंवाने वाले रोगियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बात करें अगर इस बार की थीम क्या है तो आंसर होगा इक्वलाइज यानी कि समानता स्थापित करना। एड्स की बात करते हैं पहले। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और किस वायरस से होता है? HIV वायरस। और इस HIV की भी फुल फॉर्म पता हो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, इसी प्रश्न से रिलेट करके 2 डे में आपको और रिवाइज कराऊंगा। एक होता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे या उसी को आप HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी बोलते हो। वो हम कब मनाते हैं? 18 मई को। और एक होता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, वो सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है। तो इस बार हमने उसको 10 सितंबर को मनाया, तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा चलो ये बताओ, एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आंसर होगा एलाइसा टेस्ट, या जिसे आप एलिसा टेस्ट भी बोल देते हो, प्रोनाउंसिएशन वाली बात है वो। तो इस एलाइसा का मतलब क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अभी आपको याद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर दिया? एम पॉक्स कर दिया। ये भी ध्यान रखना। बाकी 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह है। और इसका मोटो होता है जीवंत पर्यंत कर्तव्य। तो ये भी आप ध्यान रखना। दिसंबर के डेज स्टार्ट हो चुके हैं, साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना, याद करते हुए चलना, दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म ने जीता है? तो आंसर होगा नरगेसी। नरगेसी ये एक ईरानी फिल्म है जिसने अभी 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है, जो एक ऐसी फिल्म के लिए दिया गया है जो महात्मा गांधी जी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है। इसके निर्देशक है पायम अस्कंदरी। अच्छा, गांधी शांति से मुझे एक पुरस्कार याद आता है, गांधी शांति पुरस्कार। लास्ट टाइम ये 2020 में दिया गया था। किसे मिला था? बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को। बाकी यहाँ पे हम रिवीजन एक बार कर लेते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये इसका 53वां एडिशन था 2022 में, ये याद रखना। अभी 20 से लेके 28 नवंबर तक ये हुआ। कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। और इसमें 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई गई। और याद रखना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए। ये स्पेनिश फिल्म है और एक ईरानी लेखक और निर्देशक हैं नादेर सेईवर। इनको नो एंड नाम की मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस बार वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में पहली बार साइंस संस्कृत फिल्म है यानम, ये भी दिखाई गई है। ये फिल्म इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे के राधाकृष्णन, उनकी जो आत्मकथा है माई ओडिसी मेमोयर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन, उस पर आधारित है। और इसको बनाया किसने है इस फिल्म को? AV अनूप ने। बाकी आपने पढ़ा था इस बार इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? चिरंजीवी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है कार्लोस सोरा को। फ्रांस इस बार स्पॉटलाइट वाला देश बना। और इस समारोह का उद्घाटन किसने किया था? हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर ने किया था। और ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। तो इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनका एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिया। आप इनको ध्यान रखना पॉइंट्स को। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जितेंद्र सिंह को। अभी आपको याद है 26 नवंबर को हमने नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया था। तो इसी दिन हरियाणा के किसान हैं जितेंद्र सिंह, उनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इन्हें देसी नस्ल की गाय भैंस पालन की सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में ये सम्मान मिला है। वैसे हमारे पशुपालन व डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला हैं। अच्छा, क्या आप बता पाओगे
मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना ये किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की। और अगर पूछे आपसे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से, व्हाइट रिवॉल्यूशन से। किसके क्षेत्र में? मिल्क के क्षेत्र में। और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, जिनकी जयंती होती है 26 नवंबर को। उस दिन हम नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। जबकि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को। और दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा मीटर होता है? लैक्टोमीटर होता है। और दूध से दही कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? लैक्टोबैसिलस। वैसे राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा करनाल, हरियाणा में। और नॉर्मल दूध का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। चलो बताओ, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा है? जेरी। और अंडे और दूध योजना किसने शुरू किया था? केरल सरकार ने। इसमें आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं 3 से लेकर 6 साल तक की उम्र के, उनको दूध दिया जाएगा। और इसी तरह से याद रखना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू किया था राजस्थान ने। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को तो 150 ml और 6ठी, 7वीं, 8वीं तक के बच्चों को 200 ml दूध मिलेगा। वैसे अगर पूछे, प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा, शेहान करुणा तिलिका का नाम आपने सुना है? ये श्रीलंका के लेखक है। अभी बुकर पुरस्कार 2022 इनको मिला था इनके नॉवल द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। और गीतांजलि श्री, इन्हें मिला है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 का टॉम्ब ऑफ सैंड नाम की बुक के लिए, जिसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। बाकी MT वासुदेवन नायर, ये मलयालम साहित्यकार है। अभी पहला केरल ज्योति पुरस्कार इन्हें मिला। और KP कुमारन, ये मलयालम फिल्म निर्माता है। केरल का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड, जिसे कहते हैं JD डेनियल अवार्ड, ये इनको मिला है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। और याद रखना, इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। वैसे 1 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 यानी कि 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है। और किस संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना होती है? तो 13वें संविधान संशोधन के तहत यह राज्य बना था। और वैसे इसका नाम हॉर्नबिल ये किसके नाम पर है? तो हॉर्नबिल नाम का एक पक्षी है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया, क्योंकि राज्य की जो जनजातियां हैं वो इस पक्षी को पवित्र मानती है। और ये जो फेस्टिवल है ये नागा हेरिटेज विलेज है किसामा, यहाँ पे ये मनाया जाता है। और इस बार इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। अच्छा, यहाँ पे एक बात थोड़ी सी आप ध्यान देना, हम अगर बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की, तो आप उत्तर कर दोगे नागालैंड में मनाया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वो हम मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से एक कंफ्यूजिंग वाला और है, एक पुष्कर फेस्टिवल होता है, कई बार पढ़ा है हमने, ये हम जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। लेकिन अगर पुष्कर मेला पूछा जाए तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान के अजमेर में। और उसी तरह से एक और कंफ्यूजिंग वाला जोड़ा है कि हरेला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो वो तो हम उत्तराखंड में मनाते हैं, लेकिन हरेली उत्सव के बारे में आपसे पूछेंगे तो वो हम छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। बाकी वैसे अभी जम्मू कश्मीर में कंचोथ महोत्सव मनाया जाता है, खीर भवानी मेले का आयोजन होता है। अभी पहला लेवेंडर महोत्सव मनाया गया था जम्मू कश्मीर में। हेरत त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। अच्छा, बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है। नुआखाई महोत्सव आपसे पूछे, बाली जात्रा महोत्सव पूछे, धानु जात्रा महोत्सव पूछे, ये सब का संबंध उड़ीसा से है। अच्छा, खर्ची पूजा कई बार एग्जाम में आता है। खर्ची पूजा ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये त्रिपुरा का है। त्रिपुरा में ही लाई हराओबा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। बाकी आप जानते हो नागालैंड, इसकी कैपिटल होती है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। और इसके गवर्नर कौन है? चलो आप उत्तर दो, नागालैंड के गवर्नर कौन है? और अगर आपसे पूछे कि देश की पहली पेपरलेस विधानसभा ये कौन सी बनी है, तो नागालैंड की बनी है। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इमायम को। तो तमिल कवि हैं ये वी अन्नामलाई बोल दो, या इन्हें ही इमायम कहते हैं, जिनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्चुअली में एक बड़े फेमस राष्ट्रीय कन्नड़ कवि थे कुवेम्पू, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है इसमें।
तो इस बार ये मिला है इमायम को। अच्छा, खालिद जावेद का नाम आपने सुना है, उर्दू उपन्यासकार हैं ये। अभी इन्होंने अपने उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता था। या थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर दूं, इनके उपन्यास का नाम तो था नेमत खाना, और ये किसका उर्दू में अनुवाद था, द पैराडाइज ऑफ फूड का। तो उसके लिए इन्होंने ये 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता था। वैसे साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ये प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाएगा तो आंसर करना ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये 56वां किसे मिला, नीलमणि फूकन को, और 57वां मिला है दामोदर माउजो को। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को मलयालम साहित्य के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो हिंदी का मिला था दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी का मिला नमिता गोखले को थिंग टू लीव बिहाइंड के लिए। अभी लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे मिला था, तनिकेला भरणी को। तेलुगु लेखक हैं ये, तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। अभी आप जानते हो साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था 2022 में, एनी एर्नॉक्स को मिला था, फ्रांसीसी लेखिका है वो। बाकी आरफा खानम के बारे में पूछोगे तो 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला इनको। और प्रोफेसर वजाहत हुसैन, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वैसे तो, अभी दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था, तब इनका नाम न्यूज में आया था। तो ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा उड़ीसा में। आप जानते हैं पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है ये 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से होता है। और इन 5 एलिमेंट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए हम पंच महाभूत का आयोजन कर रहे हैं। वे 5 तत्व कौन कौन से हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद आएगा, कुछ दिन पहले इनमें से एक का आयोजन हुआ था, याद आ रहा है आपको, आकाश का, जिसे हमने क्या कहा था, आकाश फॉर लाइफ। ये हमने अक्टूबर में पढ़ा था। और जिसका आयोजन कहां पे हुआ था, देहरादून में। फिर मैंने आपको वहां पे कहा भी था, देखो जैसे जैसे बाकियों का आयोजन होगा वैसे वैसे हम इसे पढ़ते जाएंगे। तो अभी दिसंबर 2022 में वायु का भी सम्मेलन हो गया है। कहां पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इस सम्मेलन में वायु गुणवत्ता के ऊपर चर्चा की गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। आकाश वाले का आयोजन हुआ था देहरादून में और वायु वाले का हुआ है भुवनेश्वर में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना को शुरू किया था, गन्ना का उत्पादन से संबंधित है ये, उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया था। और वायु शक्ति अभ्यास, इसका आयोजन अभी इंडियन एयरफोर्स ने किया था राजस्थान में। वैसे बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। और देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, भुवनेश्वर में। भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी, भुवनेश्वर में। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, भुवनेश्वर में। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। अभी आपने पढ़ा, उड़ीसा ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ये भारत में होंगे। भारत में भी कहाँ पे, उड़ीसा में। और आपको पता है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम मुंडा के नाम पे रखा गया। यहीं पे होंगे ये मैच। और उड़ीसा ने भूजल स्तर में सुधार करने के लिए वर्षा जल संचयन योजना को शुरू किया था। और उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया, हेमानंद बिस्वाल थे। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा उड़ीसा। अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में टॉप पे रहा था उड़ीसा, मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में टॉप पे है ये। अभी उड़ीसा की मोबस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके अलावा भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ये शुरू किया उड़ीसा ने। उड़ीसा में ही आपको कोणार्क सूर्य मंदिर मिलेगा, जिसका निर्माण करवाया था गंगवंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर यही है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और 10 रुपए के करेंसी नोट पे इसी का चित्र अंकित है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील ये आपको उड़ीसा में मिलेगी, जो आप देख रहे हो, चिल्का लेक इसको कहते हैं। और भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इसी को मिला था 1981 में। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य मिलेगा। और कौन सी डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है, इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश में शोधकर्ताओं के द्वारा काले प्रवाल की प्रजातियां खोजी गई,
तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी काले प्रवाल की यानी कि कोरल की, प्रवाल को इंग्लिश में कहते हैं कोरल, इसकी 5 प्रजातियां खोजी गई है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये काले प्रवाल की जो 5 प्रजातियां हैं ये ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में खोजी गई है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा है। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहते हैं। अच्छा, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि समुद्री वर्षा वन किसे कहते हैं? प्रवाल को कहते हैं, कोरल को। और प्रवाल भित्ति से बने द्वीप को क्या कहते हैं? एटॉल। और प्रवाल भित्ति से बना द्वीप भारत में कहां पर है या कौन सा है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। अच्छा, प्रवाल का निर्माण किससे होता है? यह भी प्रश्न बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। और विक्टोरियन से याद आएगा विक्टोरिया, ये स्थान ऑस्ट्रेलिया में है जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन होगा। अभी 2022 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां पे हुआ था? बर्मिंघम यूके में, जिसमें पहले स्थान पे रहा था ऑस्ट्रेलिया, भारत चौथे स्थान पे था उसमें। बाकी अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ऑस्ट्रा हिंद नाम से एक एक्सरसाइज किया था राजस्थान में। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज होता है जिसमें क्वाड देश पार्टिसिपेट करते हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक का आयोजन भी करता है ऑस्ट्रेलिया जिसमें भारत पार्टिसिपेट करता है। अभी काकाडो एक्सरसाइज का भी आयोजन किया था ऑस्ट्रेलिया ने, भारत में इसमें पार्टिसिपेट किया था। बाकी अमित दास गुप्ता का नाम याद रखो, अभी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान मिला था इनको। और ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया था दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जिसे पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। अभी डेविस कप आपको याद होगा, पहले तो ये याद रखो डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। इसको कनाडा ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। फिर आपने पढ़ा था पहला बिली जीन किंग कप, जिसे पहले फेड कप कहते थे, जो कि महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। इसको स्विट्जरलैंड ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। अभी महिलाओं का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो 2022 में हुआ था न्यूजीलैंड में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। और एक टेनिस ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है, उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के प्लेयर है। और महिलाओं का टूर्नामेंट जीता था यानी कि वुमेन सिंगल, एशले बार्टी ने। वो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर थी, क्योंकि संन्यास ले लिया, इसलिए मैं थी बोल रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, इतना आप याद रखो। और जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात होती है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बार बार रिवाइज करते हैं, तो दिक्कत नहीं है। ऐसे बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। बस अगर कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए। और नए हैं चैनल पे, पहली बार है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्र अभियान शुरू किया गया? तो आंसर होगा ग्रामीण मंत्रालय। तो ये जो नई चेतना पहल बदलाव की है, ये जो अभियान है, इसे ग्रामीण मंत्रालय ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित हिंसा को रोकना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। वैसे ग्रामीण मंत्री कौन है? हमारे गिरिराज सिंह हैं। अच्छा, आपको पता है लैंगिक समानता ये कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता है ना, 17 है, जिनका लक्ष्य है 2030 तक पूरा करना। तो लैंगिक समानता ये 5वें नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, इसमें भारत 135 नंबर पे था और टॉप पे इसमें आइसलैंड था। और अभियान की बात है तो बड़े चलो अभियान किसने शुरू किया था? संस्कृति मंत्रालय ने। आपको याद होगा आंचल अभियान, इसको राजस्थान ने शुरू किया था। गर्भवती महिलाओं के लिए ये विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान है। समर्थ अभियान को शुरू किया था MSME मंत्रालय ने। अभी स्कूल चलो अभियान, इसको शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने, श्रावस्ती जिले से। मुंह बंद रखो अभियान HDFC बैंक ने शुरू किया था। पंख अभियान को शुरू किया था मध्य प्रदेश ने, बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए था ये। और ग्रामीण मंत्रालय ने जलदूत एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ग्रामीण मंत्रालय ने ही जेंडर संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया था। और अभी महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था गिरिराज सिंह ने, जो कि ग्रामीण मंत्री हैं। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, फोर्ब्स के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की वार्षिक सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा गौतम अडानी। तो फोर्ब्स ने देश के 100 सबसे अमीर अरबपतियों की अपनी वार्षिक सूची जारी कर दी है।
और इस सूची के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 25 अरब डॉलर से बढ़कर 800 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो इस लिस्ट में अडानी समूह के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, ये 150 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। सेकंड पे मुकेश अंबानी और थर्ड पे राधाकिशन दमानी। और इस वीडियो को लाइक न करके न करना मेरे साथ बेमानी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम जानी। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जियांग जेमिन का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? चाइना के पूर्व राष्ट्रपति थे जियांग, जिनका भी 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1993 से 2003 तक चाइना के राष्ट्रपति रहे थे। अच्छा, चाइना को तो हम कई बार पढ़ते हैं, अभी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्ituaries यानी कि निधन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम सरन नेगी, उनका निधन हो गया। और अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले बास्केटबॉल प्लेयर कौन थे जिनका भी निधन हो गया? अब्बास मुंतसर। देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे जमशेद जे ईरानी, उनका भी निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी कहे जाते थे अमो हाजी, उनका भी निधन हो गया, वे ईरान से थे। और भारतीय इंटरनेट के जनक कहे जाते थे बीके सिंघल, उनका भी निधन हो गया। अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्र महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक, उनका भी निधन हो गया। पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, इनका भी निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर एस पद्मावती, निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी शारदा मेनन, निधन हो गया। और 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, ये पश्चिम बंगाल से थे, निधन हो गया इनका भी। और कन्नड़ के कबीर के नाम से फेमस थे इब्राहिम सुतार। तो हाल ही में इन सब का निधन हो गया। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, न्यूज में थे, ध्यान होने चाहिए आपको सारे। अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था केवीआईसी ने कहा रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा नैनीताल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके शेयर जरूर कर देना। चाहे आपका व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, तो प्लीज एक बार शेयर जरूर करके देखना, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।